हेलो एवरीवन, आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है मेरे चैनल लव स्टोरी टेलर पे। और गाइस, आज का जो हम पार्ट है रनवन का वो शुरू करते हैं। पार्ट 20 शुरू होता है। नेक्स्ट मॉर्निंग जो हमारी शेंशन थी, उसके यहाँ पर वो आदमी आया था और उसने पेड़ को काट भी दिया था गाइस, जिसकी वजह से वो पेड़ भी कट गया था और उसके फ्रूट भी इधर उधर बिखर गए थे। अगली मॉर्निंग जो है चैन फैमिली के मेंबर वापस आते हैं अपने रिलेटिव्स के घर से और देखते हैं कि जो ऑरेंजेस है ना वो कोर्टयार्ड में बिखरे पड़े हैं और ऑरेंजेस इधर उधर संतरे फैले हुए थे ग्राउंड पे, यानी कि धरती के ऊपर। और उनके घर के आसपास बहुत ज़्यादा लोग नहीं हुआ करते थे, सिर्फ एक ही फैमिली थी, लुओ फैमिली, जो उनके घर के साथ ही रहा करती थी। और वो ये सोचते हैं कि कैसे लुओ शियनशियन उनके ऑरेंजेस यानी कि संतरों पर हर दिन नज़र टिकाए रखा करती थी। वो छोटी सी बच्ची अक्सर उन संतरे के पेड़ को देखती थी और चैन फैमिली श्योर होती है कि शायद उस बच्ची ने ही ये किया है। उस बच्ची ने जो है ऑरेंजेस चुराए होंगे और ये पेड़ भी काट दिया। बल्कि उसने चुराए ही नहीं, इतनी जेलस हो गई कि पूरे के पूरे पेड़ को ही उसने क्षतिग्रस्त कर लिया। चैन फैमिली जो है इमिडिएटली लुओ शूशेंग के पास जाती है कंप्लेन करने उसकी डॉटर की। लुओ शूशेंग जो है वो इतनी ह्यूमिलेशन बर्दाश्त नहीं कर सकता था, क्योंकि वो बहुत एक राइटेजियस पर्सन था, वो सिद्धांतों पे चलने वाला इंसान था। और इमिडिएटली अपनी बेटी को बुलाता है और गुस्से से उससे पूछता है कि क्या तुमने ये ऑरेंजेस जो थे ये चुराए हैं। उसकी बेटी रोने लगती है और वो उससे पूछता है क्या तुमने ट्री भी जो है यहाँ पर काट दिया है। तो उसकी बेटी मना करती है और ना ही उसकी बेटी ने जो थे ऑरेंजेस चुराए थे। लुओ जो शियनशियन होती है वो एकदम से बहुत ज़्यादा रो रही होती है। तभी वो उससे पूछता है कि क्या तुमने ऑरेंजेस खाए हैं। यहाँ पर वो जो बच्ची होती है वो झूठ नहीं बोल पाती और वो बोल देती है, लेकिन इससे पहले वो एक्सप्लेन कर पाती कि उसने ऑरेंजेस खाए थे। उसके फादर उसे घुटनों के बल बैठने की सज़ा दे देते हैं और उसे एक जो डंडा है उससे बहुत मारते हैं। चैन फैमिली के सामने उसे इतना ज़्यादा वो जो है मारते हैं और कहते हैं कि मैंने तुम जैसी घटिया बेटी पैदा की और बड़ी की है, इससे अच्छा तो काश मैं सूरज को पैदा कर लेता और उसे बड़ा कर लेता। इस यंग एज में तुम कैसे ऐसी चीज़ें कर सकती हो, शर्म आनी चाहिए तुम्हें। तुमने अपने फादर की डिग्निटी को शर्मसार कर दिया लोगों के आगे। इस तरह की पनिशमेंट तुम आज के बाद जब तुम्हें मिलेगी तो तुम किसी के यहाँ पर भी इस तरह से चुरा कर खाना तो बहुत दूर की बात है, ये सब का सोचोगे भी नहीं। और अब तुम्हें वॉल की तरफ फेस करके 3 दिन तक बैठना होगा और अपनी मिस्टेक को तुम्हें अब ढंग से पूरा करना होगा, अपनी पनिशमेंट को। वो कहती है पापा ये मैंने नहीं किया है, मैंने ऐसा कुछ नहीं किया। तो उसके पापा कहते हैं तुम्हारी हिम्मत कैसे हुई मुझसे जुबान लड़ाने की। कोई भी उस बच्ची पे बिलीव नहीं करता, और करता भी कैसे। वो क्या बताती लोगों की कि कल रात एक ऐसा पर्सन यहाँ आया जिसने ना जाने कितने लोगों को मारा है, वाइप आउट कर दिया है, और उसके बाद उसने ही इस पेड़ को काटा। कौन करता उसकी बातों पे बिलीव। वो बहुत छोटी थी और वो ऐसी चीज़ें अगर लोगों को बताती तो वो क्या बोलते, क्या वो उसकी मनगढ़ंत कहानियों को समझते कि एक लुनेटिक वहाँ आकर आधी रात में उस बच्ची को फोर्स करता है संतरे खाने को। क्योंकि हकीकत में कोई भी ऐसी मनगढ़ंत कहानियों को बिलीव नहीं करता। लुओ शियनशियन जो थी उसके छोटे से हाथ थे जो कि मारने की वजह से जख्म बन गए थे, और चैन फैमिली के मेंबर जो थे उसे डिस्गस्ट नज़रों से देखा करते थे, सिवाय उनके बड़े बेटे के, जो कि अपनी मदर के जो कपड़े हैं उसे खींचता है और धीरे से बोलता है। लेकिन उसकी मदर उसे इग्नोर कर देती है, जैसे उसने कुछ सुना ही ना हो। ये छोटा सा बच्चा अभी भी इस लिटिल सी लड़की को देख रहा था, शियनशियन को, और वो वहाँ पर और ज़्यादा मन से खड़ा नहीं हो सकता था इस बच्ची को पिटते देखकर। रात में लुओ शियनशियन जो है वो अपने रूम में जाना वापस नहीं चाहती थी और उसे बहुत ही ज़्यादा दुख लग रहा था, उसे चक्कर आ रहे थे, क्योंकि पूरे दिन उसके फादर ने उसे खाने से भी मना कर दिया था। उसके फादर बहुत एक स्कॉलर थे और बहुत ज़्यादा टॉलरेट नहीं कर पाते थे चोरी चकारी या फिर कोई भी ऐसी चीज़ जो उनके प्रिंसिपल के ख़िलाफ़ हो। वो बहुत बुरी तरह से एक डरावना ऑरा रखते थे और बहुत ही ज़्यादा ज़िद्दी थे, अनविलिंग थे किसी भी चीज़ के एक्सप्लेनेशन को सुनने, क्योंकि गलती उनके लिए गलती हुआ करती थी। लुओ शियनशियन का सिर एकदम से चकरा रहा होता है, तभी उसे एक आवाज़ आती है, मिस लुओ। लुओ शियनशियन उस तरफ देखने लगती है और वो देखती है कि वहाँ पर चैन बो हुआन आया होता है। वो एल्डर मेंबर था, एल्डर सन था चैन फैमिली का,
जो कि उसे प्लीटेड आइज से देख रहा था, वो वहाँ पर आता है उस गंदी सी दीवार को फान कर और उसे हॉट स्टीम बन उसकी बाजुओं में रख लेता है और कहता है, मैं जानता हूँ कि तुम यहाँ से पूरे दिन यहाँ पर खड़ी रही हो और ये स्टीम बन है, प्लीज़ जल्दी से खा लो। लियो शियनशन जो है वो शायली कहती है मैं, लेकिन वो कुछ नहीं बोल पाती। यहाँ आए हुए उन्हें सिर्फ कुछ महीने बीते थे, लेकिन उनका किसी से भी इतना इंटरेक्शन नहीं था। आसी पड़ोसी में वो कभी जाती नहीं थी, किसी से बात नहीं करती थी और ये पहली दफ़ा था जब कोई उससे बात करने आया था। तो वो बेचारी घबरा जाती है। वो कहती है मैं नहीं खा सकती, पापा नहीं चाहते। वो इतना बोलती है कि वो लड़का कहता है, ओ तुम्हारे फादर क्या तुम्हें हर टाइम देखते रहते हैं? तुम इतना केयर क्यों करती हो कि क्या होगा? अगर तुम भूखी रहोगी तो तुम मर जाओगी। तुम्हें खुद को भूखा नहीं रखना चाहिए, खा लो इससे पहले ये ठंडा हो। वो सॉफ्ट बन जो था वो बहुत ज़्यादा सॉफ्ट था, सफ़ेद कलर का था और उससे अभी भी स्टीम निकल रही थी, गर्मा गर्म था। लुओ शियनशन जो है वो नीचे की तरफ देखती है और धीरे से एक लार्ज गल्प लेती है। वो बहुत हंग्री थी, लेकिन वो कैसे खा सकती थी? और इस जेंटलमैन को वो क्या कहती? वो स्टीम बन को देखती है और इनहेल करती है और उसे धीरे धीरे खाने लगती है और जैसे ही वो खा लेती है वो कहती है, मैंने उस ऑरेंज ट्री को नहीं काटा और ना ही मैंने कुछ चुराया है। तो चेन बोहुआन कहता है ओके। वो कहती है पर वो मुझ पर बिलीव नहीं करेंगे। वो बहुत इमोशनली उसे देखने लगती है और कहती है, कोई भी मुझ पे बिलीव नहीं करता, मैंने चोरी नहीं की है। चेन बुआन कहता है, मुझे पता है तुमने चोरी नहीं की। वो उसकी कमर को सहलाते हुए कहता है, कम ऑन, मुझे पता है तुम यहाँ खड़ी रहा करती थी, सिर्फ उस संतरे के पेड़ को निहारा करती थी। अगर तुमने चुराना होता तो तुम बहुत पहले ही चुरा लेती। तो वो कहती है, मैंने कुछ भी नहीं किया और वो छोटी सी बच्ची रोने लगती है। चेन बुआन जो है वो उसे कंसोल करता है और कहता है, मैं जानता हूँ तुमने नहीं किया है और मैं अच्छे से समझता हूँ कि तुमने ये सब नहीं किया। वहाँ पर वो दोनों बच्चे एक दूसरे को थोड़ी सी सांत्वना दे रहे होते हैं, इमोशनली सपोर्ट कर रहे होते हैं और तभी कुछ दिनों बाद उनके नेबर में किसी का मर्डर होता है और जो वहाँ पर आदमी आया था लोगों को मारने के लिए, वो उसको एक रूम में सोना होता है, लेकिन जब उसे कोई रूम में सोने के लिए इजाज़त नहीं देता, वही मर्डरर था और वो क्या करता है, उस घर के सारे बंदों को मार देता है और दीवार पे लिख के जाता है अपनी हर कहानी जो भी उसने वहाँ की थी। वो एक मैडमैन था और वहाँ पर वो चाहता था लोगों के बीच में उसका खौफ हो। जब उसने दीवारों पे वो चीज़ें लिख दी थी तब लुओ, शू शेंग और चैन फैमिली स्पीचलेस हो जाती हैं, क्योंकि उन्हें पता चल जाता है कि जो ये छोटी सी लुओ शियनशन थी, इसने कुछ भी नहीं किया और ये सच बोल रही थी। इसने जो है चीज़ों को चोरी नहीं किया था। ये मिसअंडरस्टैंडिंग जैसे ही क्लियर अप हो जाती है दोनों फैमिली के बीच में, उनके कॉन्टैक्ट बहुत ही ज़्यादा क्लोज हो जाते हैं। वो एक दूसरे से घुलने मिलने लगे थे। दोनों जो फैमिली थी उनकी बहुत ज़्यादा अच्छी कंडीशंस तो नहीं थी, बहुत पुअर कंडीशन में ये लोग रहा करते थे, लेकिन ये लोग समझ गए थे कि अगर हम दोस्ती बढ़ा कर रखेंगे तो ज़्यादा अच्छा होगा। और जो चैन बोहुआन था और लुओ शिनशन, ये बचपन से ही बहुत ही प्यारे एक दूसरे के साथ दोस्तों की तरह रहने लगे थे। तभी चैन फैमिली और लुओ फैमिली डिसाइड करती है कि जब ये बड़े होंगे तो ये इनकी ऑफिशियली शादी करा देंगे। लुओ शुशेंग की जो डॉटर थी और चैन बुआन जो था वो बचपन से ही बहुत अच्छे दोस्त बन गए थे, एक दूसरे के साथ वक्त बिताया करते थे। और लुओ शुशेंग जो है वो उसे एक दिन कुछ काम करते करते वो लव ऑफ एलिगेंस और फ्रेगरेंस का एक पाउडर बना देता है। वो लोग बहुत गरीबी से गुजर रहे थे और उसने एक्सपेक्ट नहीं किया था कि वो एक्सीडेंटली 100 बटरफ्लाई फ्रेगरेंस पाउडर बना देगा। उस पाउडर का सेंट जो था वो बहुत स्पेशल तो नहीं था, लेकिन उसके बेनिफिट्स बहुत ज़्यादा थे और वो कम से कम 100 दिन तक उसका जो है ग्लो रहने वाला था और नेवर एंडिंग ग्लो था। 100 बटरफ्लाई फ्लावर पाउडर जो था वो बहुत ज़्यादा टाइम तक रह सकता था और आप इसे इजीली वेयर ऑफ नहीं कर सकते थे। और वो एग्जैक्टली हर पीपल जो है उस गुड क्वालिटी के पाउडर को लो प्राइस में लेना चाहता था। लुओ शुशेंग जो है वो कहती है कि हर चीज़ इन्फीरियर होती है,
लेकिन एक्सीलेंस जो होती है उसकी कोई भी बराबरी नहीं की जा सकती, और तुम्हें इस तरह से इस चीज़ की आइडेंटिटी ख़त्म नहीं करनी चाहिए। वो चाहती थी कि ये लोग मिलके उस फ्लावर की शॉप खोलें, मतलब उस पाउडर की शॉप खोलें और उसे बेचें। मैडम चेन जो थी वो रिपीटेडली उस रेसिपी को लुओ शूशेंग से लेना चाहती थी, लेकिन लुओ शूशेंग जो है वो सोचता है कि ये इतना प्रीशियस है, मुझे इसे बेचना नहीं चाहिए, मुझे इसे लोगों को नहीं देना चाहिए। मैडम चेन अक्सर उससे ये बातें किया करती थी, लेकिन वो बेचारी एम्बेरसमेंट के साथ ही घर लौटा करती थी, क्योंकि लुओ शूशेंग जो था वो कभी भी उस पाउडर को सेल करने के लिए या उसकी कोई भी रेसिपी बताने के लिए तैयार नहीं होता था। लेकिन धीरे धीरे वक्त बदला, वो बीमार होने लगा और उसे टीबी की बीमारी हुई। कुछ टाइम वो उस टीबी की बीमारी को सफ़र किया और उसके बाद वो मर गया। लुओ शियानशन के इन लॉज जो थे वो ऑफिशियली उनकी डॉटर इन लॉ नहीं बनी थी, वो सिर्फ क्लोज फ्रेंड थे। वो हेल्प करते हैं उसकी फ्यूनरल करने के लिए। लुओ शियानशन बहुत ज़्यादा रोती है और उसके ग्रैटिट्यूड उसकी पापा की तरफ दिख रहे थे कि वो अपने पापा को बहुत ज़्यादा प्यार करती थी। लेकिन मैडम चेन जो है वो प्लान करती है, वो लुओ शियानशन की मदद सिर्फ इसलिए कर रही थी ताकि वो लुओ शूशेंग के जितनी भी थिंग्स है उन्हें कलेक्ट करेगी, तो शायद उसे वो पर्ची मिल जाएगी जिस पे उसने रेसिपी लिखी है। वो रात भी आती है जब मैडम चेन जो है वो सोयाबीन ऑयल लैम्प की जो लाइटनिंग होती है उसके अंदर वो उसकी रेसिपी देख लेती है, लेकिन उस रेसिपी के जो कैलीग्राफी थी या लेटर्स जो थे वो इस तरह से लिखे गए थे कि उसे कुछ समझ नहीं आता। तो वो बेचारी बहुत भारे मन से लुओ शियानशन को ये चीज़ वापस कर देती है। लेकिन वो उस लड़की को अक्सर अपने घर पे डिनर पे खाने पे बुलाया करती थी और वो बहुत बार मेंशन किया करती थी 100 बटरफ्लाई फ्रेग्रेंस पाउडर के बारे में, और ये कन्वर्सेशन उनके बीच बढ़ती रही। लुओ शियानशन जो है वो बेचारी मन में सोचा करती थी कि जो ये रेसिपी उसके घर में है, क्यों ना उसे अपनी मदर इन लॉ को दे देनी चाहिए जो उसे इतने अच्छे से ट्रीट करती हैं। लेकिन उसे ये नहीं पता था उनका जो ट्रीट करने का मकसद था वो उस बेचारी से पाउडर लेने के लिए था, ना कि उसको अपनी बहू बनाने के लिए या उससे कोई उन्हें सिंपैथी थी। वो सच में वो सोचने लगी थी कि शायद ये आंटी जो हैं ये उसकी काफ़ी मदद करती हैं और उसे पसंद भी करती हैं। लुओ शियानशन जो है उसे बहुत दुख था और वो अपने पास ये रेसिपी रख के क्या करती, तो वो अपनी मदर इन लॉ को ये रेसिपी दे देती है। और वो अपने फादर की जब ये थिंग उसे मिलती है तो वो जानती थी कि मैडम चेन जो है वो इंडिविजुअल कैरेक्टर हैं, वो इस प्रीसियस रेसिपी से कुछ ना कुछ ज़रूर अच्छा करने की कोशिश करेंगी। तो ये जो मैडम चेन होती है वो और उसके हस्बैंड मिलके इस परफ्यूम की शॉप खोल लेते हैं, और ना जाने कितने लोग इस परफ्यूम की जो शॉप थी उसके आसपास चीज़ें खरीदने लग गए थे। लुओ शियानशन जो है बड़ी होने लगी थी, जो कि बहुत ब्यूटीफुल सी लगती थी जब वो बड़ी हो रही थी। उसकी फैमिली अनफॉर्चुनेटली उसकी तरफ नहीं देख पाई थी, लेकिन अब चेन फैमिली टाउन के अंदर काफ़ी अमीर हो रही थी, काफ़ी नाम हो रहा था, और यंग पीपल जो थे वो अब जो हमारी ये लुओ शियानशन है इस पे अटेंशन देने लगे थे। और मैडम चेन जो है वो मन में सोचती है कि इससे पहले कोई और इस लुओ शियानशन को जो है उसके फादर के मरने के बाद इस पे नज़रें गाड़े, क्यों ना मैं अपने बेटे की शादी इससे करा दूँ। लेकिन साइडी टाउन में एक रीति रिवाज हुआ करता था कि अगर आपके घर में कोई मर गया है तो आपका उसका शौक जो है, मतलब उसका जो दुख है वो आपको 3 साल तक मनाना होगा। लेकिन वो सोचती है अगर 3 साल मैं रुकी और किसी की नज़रें इस पे पड़ गई या किसी ने इससे शादी कर ली तो मेरे बेटे का और मेरी परफ्यूम की दुकान का क्या होगा। मैडम चेन जो थी वो 3 साल तो वेट करने वालों में से रही, तो एक दिन वो लुओ शियानशन को अपने घर में बुलाती है जब वो उसकी बड़ी बेटी की गुत बना रही होती है, चोटी बना रही होती है। तो लुओ शियानशन जो है वो उसको मैडम चेन अपने पास बुलाती है कोर्टयार्ड में और कहती है, शियानशन तुम और बोहुआन चाइल्डहुड स्वीट हार्ट हो, तुम्हारी मैरिज भी हम लोगों ने बहुत पहले ही तय कर दी थी। तुम्हारे फादर अब चले गए हैं और तुम अकेली रहती हो, ये इजी नहीं है तुम्हारे लिए अकेला रहना, और तुम्हें अब शादी कर लेनी चाहिए इस साल तक। बट हमें 3 साल तक शोक पीरियड मनाना है और तुम तब तक शादी नहीं कर सकती। तो मैं ये सोच रही थी कि अगर तुम 3 साल वेट करो तो तुम कितने सालों की हो जाओगी। लुओ शियानशन जो है अपना सिर नीचे करती है, वो कुछ भी नहीं बोलती।
बट वो क्लेवर थी, वो गेस कर लेती है कि मैडम चेन जो है वो उसे चाहती हैं कि वो शादी करे, और उसके चीक्स लाल होने लगे थे। मैडम चेन कहती हैं अकेले रहना बहुत ही ज़्यादा डिफ़िकल्ट होता है और थका देने वाला होता है, तो कैसा रहेगा अगर मैं तुम दोनों की शादी करा दूँ और किसी को ये पता ना लगने दूँ। मैं नहीं चाहती किसी को बाहर पता लगे, और अगर कोई हमसे पूछेगा तो मैं कहूँगी तुम कहना कि तुम आंटी की हेल्प करने के लिए हमारे साथ रहने लगी हो, रेदर देन तुम हमारी डॉटर इन लॉ हो। और सबको पता ही है इन फ्यूचर हम तुम्हारी शादी मेरे बेटे से करा ही देंगे, तो कोई भी इस चीज़ को क्रिटिसाइज़ करने वाला नहीं है, और तुम्हारे फादर भी अंडरवर्ल्ड यानी कि इस दुनिया के बाहर चैन से जो है उनकी जो आत्मा है वो रह सकेगी। और 3 साल के बाद हम लोगों को बता देंगे और तुम्हारी वेडिंग का एक रिसेप्शन रख देंगे। उसकी बातें जो थी, लुओ शियनशन को ऐसा लग रहा था कि ये पर्सन उसके लिए कितना केयर करती है और उसके लिए कुछ बुरा नहीं सोच सकती। देखो ना, इसके फादर के जाने के बाद भी जो मैडम चैन है वो इसके लिए कितना सोच रही हैं, लेकिन ऐसा कुछ भी नहीं था। ये जो मैडम चैन थी ये उसके लिए नहीं सोच रही थी, बल्कि ये चाहती थी कि लुओ शियनशन जो कि जब ये बड़ी हो रही थी तो काफ़ी खूबसूरत लग रही थी और कोई इसे ना चुरा ले और रेसिपी को ना चुरा ले। वो एक्चुअली मैरिड उसकी शादी करा देती है चेन बोवान से। लोगों को पता भी नहीं होता कि लुओ शियनशन जो है वो अब अच्छे से शादी कर चुकी है। ये बहुत ज़्यादा परफेक्ट तो नहीं था, क्योंकि उसकी मदर इन लॉ जो थी वो किसी को भी किसी बारे में गॉसिप फैलाने नहीं देती थी। चेन बोवान जो था वो उसका बहुत ज़्यादा करीब था, और ये कपल जो थे वो स्वीटली रहते थे और अपनी ज़िंदगी को अच्छे से बिता रहे थे। 3 ईयर का पीरियड जो है वो पास हो जाता है और सब कुछ नॉर्मल हो जाता है। लुओ शियनशन जो है वो वेट नहीं करती उस डे का जब वो ऑफिशियली वेडिंग अनाउंस करेंगे। चेन फैमिली का बिजनेस बहुत ज़्यादा अच्छा और बड़ा होता जा रहा था। चेन बो युआन बहुत ज़्यादा हैंडसम हो गया था, और साइडी टाउन में ही नहीं बल्कि बाहर के लोगों की, बिग फैमिलीज़ की जो डॉटर थी उनके नज़रें भी इस पूरी फैमिली पे आने लगी थी, और वो सारे के सारे लोग मास्टर चैन के बेटे से शादी कराना चाहते थे। और इस वजह से जो डेवलपमेंट थी मैडम चैन के माइंड में वो बढ़ने लगी। वो सोचने लगी कि क्यों ना मैं अपनी बेटे की शादी कहीं और करा लूँ। उसने लुओ शियनशन की शादी तो करा दी थी ताकि सिक्योर रहे उसकी फैमिली का बिज़नेस और हर चीज़ भी, लेकिन अब वो देखने लगी थी कि उसकी पहले फैमिली जो थी वो किसानी में थी और ज़्यादा कुछ अच्छी नहीं थी। तब उसने डॉटर लो चुनने का फ़ैसला किया था, लेकिन अब स्वर्ग की मदद से, हेवेंस की मदद से उनकी फैमिली पे बहुत ज़्यादा ब्लेसिंग होने लगी, और अब वो सोसाइटी में उतने ज़्यादा गरीब नहीं है, बल्कि अब उनकी सोसाइटी में बहुत ज़्यादा नाम है। और जब वो लुओ शियनशन को देखती थी उसे लगता था ये लड़की इतनी भी ज़्यादा अच्छी नहीं है मेरे बेटे के लिए, ना ही वो इंटेलिजेंट है, और अपने डेड फादर की तरह वो बहुत ही ज़्यादा ना शुक्रिया और ना ही खुश इंसान है। उसे रिग्रेट होने लगा था। धीरे धीरे करके उसके सामने एक याओ चिनजिन का अपीयरेंस आता है। याओ चिनजिन डॉटर थी कंट्री के मजिस्ट्रेट की, और जो मैडम चेन थी उसे पोजीशन में ज़्यादा इंटरेस्ट होता था रेदर देन कौन हैंडसम है और कौन नहीं। वो जो बेटी थी वो कंट्री के जो मजिस्ट्रेट होता है उसकी बेटी होती है, जिसकी पोजीशन बहुत ज़्यादा सिक्योर थी। वो लिटरली एक दिन हंट करने के लिए जाती है घोड़े पे, और वो उनकी शॉप के पास से निकलती है और फ्रेगरेंस पाउडर लेने के लिए उनकी शॉप पे आती है। वो वहाँ पर फ्रेगरेंस पाउडर के लिए नहीं बल्कि उस हैंडसम यंग मैन के लिए आती है हॉल के अंदर, जिसका नाम और कुछ नहीं चेन बोआन था, जो कि इस वक्त लू शियनशन का हस्बैंड होता है। और गाइस यहीं पे ये चैप्टर ख़त्म होता है। आई होप आपको ये चैप्टर अच्छा लगा हो। अच्छा लगा मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर दें, वीडियोज़ को लाइक कर दें, बेल आइकन को प्रेस कर दें। आई होप आपको ये स्टोरी लाइन भी अच्छी लगने लगेगी और मेरे साथ कनेक्टेड रहिएगा। थैंक यू वेरी मच फॉर बाय।